जय हिंद दोस्तों। आज हम IAS 2024 के जनरल स्टडीज़ का जो सेकंड पेपर है उसमें जो पॉलिटी और संविधान के जो सवाल पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग और इनकी राइटिंग कैसे करेंगे आज हम ये देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप मेरे साथ यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि जो डिफरेंट कमेटियाँ हैं इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, चुनाव के सुधारों की जो ज़रूरत जताई है उसको परीक्षण करना है हमें। तो सबसे पहले तो जो कीवर्ड्स हैं हमें उनको हाईलाइट करना होता है। जैसे आप देखो इसमें कीवर्ड है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन एक कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड है चुनावी सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और तीसरा परीक्षण करवा रहा है, यानी थोड़ा सा इसकी पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव साइड हमें देखनी होगी। तो ये 3 कीवर्ड ध्यान रखना। और दोस्तों आप ये भी ध्यान रखना कि आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, आपको टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है। 150 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास माइंड में कंटेंट हो, विचार हो, लेकिन हमें जो 7 मिनट का जो टाइम लिमिट है, हमें इसी टाइम लिमिट में हमें एक क्वेश्चन का आंसर को हमें लिखना होगा। इससे ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे तो जो बाकी पेपर होगा हमारा दोस्तों वो छूट जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम सबसे पहले इंट्रो बना लेंगे, पेपर के हम 3-4 पार्ट में तोड़ेंगे अब इसके आंसर को। भूमिका, इसके बाद फिर इसकी मेन बॉडी है, जो इसकी मेन बॉडी है, और तीसरा जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसकी हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ये बना लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम निष्कर्ष कर लेंगे या कंक्लूजन कर लेंगे। तो ये हम इसके पार्ट बनाएंगे। तो इंट्रो में देखो आप ये बता दीजिए कि जो देश का इलेक्शन का प्रोसेस है इसका संबंध सीधा सीधा चुनाव के सुधार से है, और देश में अलग इलेक्शन के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो चुनाव सुधार होना चाहिए। तो आप इस तरह से लिख लीजिए कि देश की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना और इसको मजबूत बनाना समय की मांग है। तो इसमें पारदर्शिता आना और प्लस इसमें सशक्त आना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना समय की मांग है। इंट्रोडक्शन में ही हम ये बताएंगे कि जो एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट है, इससे चुनावी खर्च कम करना इसमें शामिल है, ये होगा। और इससे बेहतर गवर्नेंस यानी बेटर गवर्नेंस, बेहतर सुशासन स्थापित हो पाएगा। और इसमें क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के इलेक्शन एक साथ कराए जा सकेंगे। लोकसभा और विधानसभा इनके इलेक्शन एक साथ कराए जा सकेंगे। तो मेन बॉडी में हम क्या करेंगे? मेन बॉडी में हम ये बताएंगे, पहला पॉइंट ये देंगे कि जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, इसने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इंश्योर करने की सिफारिश की, और बढ़ते हुए जो चुनाव का खर्च है उसको कम करने पर इसने बल दिया था। दूसरा पॉइंट ये बताइए कि जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और भारत का जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन, ये दोनों इलेक्शन में इंटीग्रिटी लाने के लिए यानी सत्यनिष्ठा बनाने के लिए काम करते हैं। तीसरा हम ये बताएंगे कि 1990 में चुनावी सुधार के लिए एक कमेटी आई थी, दिनेश गोस्वामी समिति, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। इस कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी जो दल बदल अधिनियम है 1985 वाला, इसमें संशोधन किया जाए। चौथा पॉइंट ये देंगे कि 1993 में वोहरा कमेटी आई थी, और वोहरा समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स के बीच में जो एक गठजोड़ बन गया है इसको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आप ये बताइए कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसमें निष्पक्षता रहनी चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। इसके लिए 170वीं रिपोर्ट आ चुकी है लॉ कमीशन की, विधि आयोग की। नेक्स्ट पॉइंट आप ये बताइए कि जस्टिस वर्मा समिति आई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, जिसने कहा था कि अगर हमें जेंडर जस्टिस को इंश्योर करना है तो हमें चुनाव के भीतर सुधार लाने पड़ेंगे लैंगिक न्याय के लिए।
तो ये मेन बॉडी का हमने कुछ पार्ट बना लेंगे। नेक्स्ट इसमें कीवर्ड है वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये मेन कीवर्ड है। तो हम इसमें ये बताएंगे, जैसे हमने लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट बताई, ये बताएंगे। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट, एक DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, इसकी रिपोर्ट, और फिर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, स्थायी समिति, इसकी 2015 वाली रिपोर्ट, और अभी निकट अतीत में आई भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कोविंद समिति रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई 2024 में। इन सारी कमेटियों ने एक साथ ये सिफारिश की कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, सिफारिश की इन्होंने। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन के हम दो पार्ट कर लेंगे, एक इसकी पॉजिटिव साइड और एक इसकी नेगेटिव साइड। तो देखो इसकी पॉजिटिव साइड तो ये होगी कि जब एक साथ इलेक्शन होंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इलेक्शन कराने वाली मशीनरी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने की लागत, जो चुनाव पर होने वाला खर्च है, जो परेशानियां, उनसे बचा जा सकेगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि इससे एक लॉन्ग टर्म एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट आप ये बताइए कि इससे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, हर तरह की पॉलिसी में स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो। इसी तरह आप नेगेटिव साइड ये बताइए कि अगर एक देश में एक साथ इलेक्शन होंगे तो जो छोटे राज्य हैं, जो निर्धन राज्य हैं, उनके जो लोकल मुद्दे हैं उनकी अनदेखी हो सकती है, यानी इग्नोर हो सकते हैं जो लोकल इश्यूज़ हैं छोटे स्टेट्स के, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। फिर अगर एक साथ हम चुनाव कराएंगे तो बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जैसे बहुत सारी वीवीपैट लेनी पड़ेंगी, बहुत सारी EVM लेनी पड़ेंगी, जिससे इतने ज़्यादा संसाधनों को, रिसोर्सेज को जुटाने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो संसाधन के जुटाव में दिक्कतें आएंगी, संसाधन में समस्याएं, तो ये हमने नेगेटिव पॉइंट ले लिए। और लास्ट में करेंगे कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन को हम पॉजिटिव साइड में ले जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो हम ये बताएंगे कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो लागत कम होगी, प्रशासन बेहतर होगा, और नीतियों में कॉन्टिन्यूटी रहेगी, नीतियों में निरंतरता इससे बरकरार रहेगी। लेकिन अगर हमें इसको लागू करना है तो हमें संसाधनों के स्तर पर हमें बहुत ही गहराई से हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि लोक अदालत और मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या करिए। देखो इसमें कह रहा है कि जो लोक अदालत है और जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है वो क्या है। तो पहला कीवर्ड हो गया लोक अदालत, दूसरा कीवर्ड हो गया आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, इनमें डिफरेंस बताना है। और फिर ये बताना है कि क्या ये दीवानी यानी सिविल मामले और आपराधिक मामले यानी क्रिमिनल मामले, क्या ये इन दोनों तरह के मामलों पर ये विचार कर सकते हैं, यानी क्या ये दोनों तरह के मामले को सुन सकते हैं। तो हमारी 3 डायमेंशन हो जाएंगे। तो शुरुआत में इंट्रो बनाएंगे, एक डायमेंशन भूमिका मतलब कहाँ से कोई बात शुरू होती है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। दूसरा हो जाएगा हम ये बता देंगे कि लोक अदालत क्या है, इसको बताएंगे। फिर तीसरी डायमेंशन हम ये बताएंगे कि जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या है, इसको बताएंगे। और फिर ये पूछा है उसने कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बताएंगे। और फिर ये बताएंगे कि क्या ये दोनों दीवानी मामले और आपराधिक मामले, क्या ये दोनों को सुन सकती हैं। और लास्ट में हम निष्कर्ष बना देंगे। तो ये 4-5 डायमेंशन में हम इसके आंसर को बनाएंगे। तो ये इसके 4-5 इसके पार्ट हमने बनाए। तो सबसे पहले इंट्रो ले लेंगे। तो इंट्रो में आप ये बताओ कि लोक अदालत क्या होती है। देखो जो लोक अदालत है
लोक अदालतें इसलिए बनाई गई ताकि भारत की जो जुडिशरी है, भारत की न्यायपालिका बड़ी जटिल रूप से काम करती है, यानी न्यायपालिका का परंपरागत स्वरूप बड़ा जटिल है। तो उस न्यायपालिका की कॉम्प्लेक्सिटी से, जटिलता से बचने के लिए और सरल रूप से आसानी से न्याय डिलीवर करने के लिए इसको बनाया गया। और जो मध्यस्थता अधिकरण है, जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो बड़े कमर्शियल मामले हैं उनको सुलझाया जा सके। फिर हम ये बताएंगे लोक अदालत की स्पेशलिटी क्या है, इसकी विशेषता क्या है मेन बॉडी में आकर। देखो, भारत में 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया था, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कहता है कि समाज का जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, उसको डीपीएस में भी आपने पढ़ा होगा, उसको फ्री लीगल एड यानी निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए प्रयास होने चाहिए। दूसरा, शादी ब्याह के मामले, पति पत्नी के बीच के झगड़े, ज़मीन जायदाद के मामले, इन सब से निपटने के लिए भी लोक अदालत की ज़रूरत होती है। तीसरा, लोक अदालत में जितने भी लोग शामिल होना चाहते हैं, इसके थ्रू अपने समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो अपनी इच्छा से, डिस्क्रिशनरी है, बाइंडिंग नहीं है, स्वैच्छिक है। और जो डिसीजन आता है वो दोनों पक्षों के ऊपर बाध्यकारी होगा, जो भी जजमेंट आएगा। यानी या तो आप जजमेंट में शामिल मत होइए, और एक बार अगर आप लोक अदालत में बैठ गए तो फिर आपको उस जजमेंट को, उस फैसले को मानना ही पड़ेगा, आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। फिर अगर किसी विवाद का निपटारा अदालत ने कर दिया तो जो न्यायालय का शुल्क है, जो कोर्ट की फ़ीस है, कोर्ट की जो फ़ीस है वो पूरी तरह माफ़ कर दी जाएगी, वेव हो जाएगी। और जितनी भी ये प्रोसीडिंग, जितनी भी ये कार्रवाइयाँ इसमें होती हैं, ये पूरी तरह इनफॉर्मल होती हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। और नेक्स्ट पॉइंट हम जैसे डिस्कस किया, एक पॉइंट ये भी ऐड कर देंगे कि इसमें अपील नहीं की जा सकती। तो लोक अदालत के बारे में ये पॉइंट हम बता सकते हैं। फिर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को बताएंगे। हम ये बताएंगे कि आर्बिट्रेशन एक्ट आया 1996 में, और ये अब अच्छा, देश में पहले से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम था, वैकल्पिक विवाद को निपटारे का एक तंत्र था। तो जो वैकल्पिक विवाद, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम, ये पहले से चला रहा है, तो इसके तुलना में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का जो मामला है निपटने का, ये ज़्यादा इनफॉर्मल है, ज़्यादा बेहतर तरीका है। दूसरा, ये जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, ये जो कमर्शियल मामले हैं, जो वाणिज्यिक मामले हैं, उनसे निपटने की बात होती है। और फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो विवाद हैं उनको सुलझाया जाता है। तो ये हमने इनको अलग अलग डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस में देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए हम एक टेबल बना लेंगे। जब भी कंपैरिजन करना हो या डिफरेंस बताना हो तो उसमें हम एक तरफ लिख देंगे लोक अदालत और दूसरी तरफ लिख देंगे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, और इस तरह से डिफरेंस बताएंगे। तो हम ये बताएंगे इसमें पहला पॉइंट कि ये पूरी तरह स्वैच्छिक है, पूरी तरह डिस्क्रिशनरी है, बंदा फैसला आने से पहले कभी भी इसकी कार्रवाई से बाहर निकल सकता है। तो ये कम्प्लीटली डिस्क्रिशनरी है, फुल्ली डिस्क्रिशनरी है, और कोई भी साइड, कोई भी पक्ष इससे कभी भी जजमेंट आने से पहले एग्जिट कर सकता है। जबकि मोर और लेस आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में भी यही बात है, इसके लिए एक समझौते की ज़रूरत होती है लेकिन, और एक बार अगर इसमें एग्रीमेंट हो गया, सहमति बन गई, तो बाहर निकलना फिर इससे भी आसान नहीं है जजमेंट आने के बाद। दूसरा, इसमें हम ये बता सकते हैं कि जनता के लिए इसको समझना ज़्यादा सरल है, और ज़्यादा यानी लागत भी इसकी कम है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते। जबकि जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है इसकी हाई कॉस्ट है, इसकी लागत बहुत ज़्यादा है, और इसका इस्तेमाल नॉर्मली जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो करते हैं। लोक अदालतें जो हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी इनफॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है, लचीलापन बहुत ज़्यादा है। और जो आर्बिट्रेशन पैनल है इसमें हम ये बताएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा औपचारिकता है, यानी नियम कानून की फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं। लोक अदालत के अगले पॉइंट में आप बताइए कि जो जजमेंट्स होते हैं, जो फैसले होते हैं, उनको बिल्कुल वही हैसियत हासिल होती है जो एक दीवानी अदालत के फैसले की हैसियत होती है। यानी जो दीवानी अदालत का आदेश होता है, सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, बिल्कुल उसके बराबर इसका दर्जा होता है, और अपील इसमें पॉसिबल होती नहीं। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में आप बताएंगे कि इसमें जो जजमेंट आता है उसको कुछ सिचुएशन में
चैलेंज किया जा सकता है, उसके खिलाफ अपील संभव है, की जा सकती है। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट देखिए। देखो क्वेश्चन के जो की वर्ड्स हैं और क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो हमेशा आपकी आंखों में रहे। अगला पार्ट ये है कि क्या ये दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। तो देखो दीवानी मामलों में आप ये बताएंगे कि जो लोक अदालतें हैं, लोक अदालतें दीवानी मामलों से निपट सकती हैं, इनकी प्रोसीडिंग कर सकती हैं, जबकि जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है ये ख़ास तौर से जो वाणिज्यिक मामले हैं केवल उनसे डील करते हैं, जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, कमर्शियल मैटर में डील करते हैं। जबकि जो आपराधिक मामले हैं, जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, आपराधिक मामलों का भी निपटारा कर सकती है लोक अदालतें, जबकि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में हमने देख लिया था कि ये सिर्फ कमर्शियल मामलों पर ही अपना ध्यान रखता है। ये आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई इसमें संभव नहीं हो पाती। तो ये हमने इस क्वेश्चन के उस आंसर को डील कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कंक्लूड कर लेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि ये दोनों यानी लोक अदालत भी और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल भी इसलिए बनाए गए ताकि परंपरागत जो जुडिशरी का सिस्टम है भारत का, यानी न्याय देने की जो भारत की परंपरागत व्यवस्था है वो अति कार्य बोझ से ग्रस्त है, वो ओवर बर्डनड है, तो उसके बर्डन को कुछ कम किया जा सके। तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष 1.5-2 लाइन का दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इंडिया का जो कैबिनेट सिस्टम है जो डेवलप हुआ, उसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, जो संसद की सर्वोच्चता है, वो हाशिए पर चली गई है। इसको एलुसिडेट करिए। देखो वही बात है, सबसे पहले हम इसका इंट्रो बनाएंगे, इंट्रो के बाद इसकी हम मेन बॉडी बनाएंगे और लास्ट में कंक्लूजन बना देंगे। आप ये बताएंगे कि भारत में जो कैबिनेट वर्ड है ये आर्टिकल 352 में आया और आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है और आर्टिकल 75 को भी क्लियर करेंगे, तीनों आर्टिकल क्लियर करेंगे और 75 में बताएंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो 75 के मुताबिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स लोकसभा कलेक्टिवली। इसके बाद मेन बॉडी में आ जाइए। मेन बॉडी देखो, इसमें आप ये बताएंगे, देखो एग्जामिनर ने खुद बता दिया कि पार्लियामेंट की जो पावर है, पार्लियामेंट के जो काम करने का तरीका है वो हाशिए पर चली गई, कैबिनेट ने उसको हड़प लिया। तो बस आप इस बात को सिद्ध कर दे। पहला पॉइंट आप ये दे दीजिए कि जब भी बहुमत वाली या पूर्ण बहुमत वाली सरकार आती है तो वो संसद को एक तरह से ओवरटेक कर लेती है, संसद को अपने अंडर में कर लेना। दूसरा, देखो आपने बजट में गिलोटिन शब्द पढ़ा होगा, तो गिलोटिन का इस्तेमाल होता है बहुमत में। 2020 में जो एग्रीकल्चर लॉज आए थे उसमें पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं हुआ। फिर तीसरा आप जिक्र करेंगे आर्टिकल 123 का, यानी जो अध्यादेश का बना की शक्ति है उसका बार बार इस्तेमाल होना, इसका गलत इस्तेमाल होना। और यहाँ पर आप एक केस भी डालेंगे, DC वाधवा वर्सेस बिहार स्टेट, DC वाधवा बनाम बिहार स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अध्यादेश लाने की आलोचना की और कहा कि ऑर्डिनेंस से रूल बनाना ठीक नहीं है। फिर ये बताइए कि 2004 से अब तक संसद में जितने भी बिल पेश किए गए हैं उसमें से केवल 45% बिल ही संसदीय समिति के विचार के लिए भेजे गए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। फिर आप ये बताएंगे कि 2020 का जो मानसून सेशन था वो आज तक के संसद के इतिहास में सबसे छोटा सेशन था। फिर ये बताएंगे कि जो भी काम करने हैं लेजिस्लेशन की लिस्ट में जितने भी काम हैं वो सब कैबिनेट ही तय करती है और इसमें जो छोटी पार्टियां हैं, जो निर्दलीय MP हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। और फिर ये भी बताएंगे, इसमें आप ये बताएंगे कि 2021 में जब सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का तो उसमें 0 आवर और क्वेश्चन आवर इन दोनों को कट कर दिया गया था और इससे डिस्कशन ही नहीं हो पाया। तो
एक ये डायमेंशन और इसके डिफरेंट सब डायमेंशंस ये हमने बना ली। इसके बाद थोड़ा सा हम ये भी बताएंगे, देखो अब हम इसका काउंटर व्यू भी देंगे। ये तो हमने बता दिया कि हाँ पार्लियामेंट को ओवरटेक कर लिया कैबिनेट ने, लेकिन इसका हम काउंटर व्यू भी देंगे। और काउंटर व्यू मतलब हम ये बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट आज भी इम्पॉर्टेंट बनी हुई है। तो काउंटर व्यू में हम ये बताएंगे कि देखो अभी भी चाहे बजट पास होना हो, चाहे कोई भी कानून पास होना हो, वो संसद की बहस से ही पारित होता है, संसद की डिबेट से ही पारित होते हैं। फिर हम ये बताएंगे कि देश में मीडिया बहुत मजबूत है और अभी भी ये पब्लिक ओपिनियन बना देता है। जैसे राफेल जेट का जो सौदा हुआ था, इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा मीडिया ने करी तो सरकार मजबूर हो गई संसद में इस पर चर्चा करने के लिए और इसकी जांच भी हुई। फिर देश में एक ट्रांसजेंडर बिल आया था, ट्रांसजेंडर बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल था, तो ये भी ये सिद्ध करता है कि संसदीय अधिकार आज भी सुप्रीम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बताएंगे कि जब जीएसटी आया तो बहुत ज़्यादा इंटेंस डिबेट हुई, इंटेंस डिस्कशन हुआ। फिर ये बताइए कि जो नेट न्यूट्रलिटी जैसे मुद्दे हैं या जो एनजीओज़ ने देश में बहुत ज़्यादा मुद्दे चलाए हैं उनकी भी संसद में चर्चा हुई है। एक पॉइंट ये भी बताइए कि संसद में समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों के लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, अल्पसंख्यक भी आते हैं, एससी एसटी ओबीसी भी आते हैं। तो संसद ने ये इंश्योर किया है कि सबका रिप्रेजेंटेशन संसद में बना हुआ है। तो ये काउंटर व्यू देने के बाद दोस्तों फिर आप निष्कर्ष दे दीजिए और जिसमें बताइए कि देखो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत बना रहे, सशक्त बना रहे, तो ये आवश्यक है कि जो संसद की जो प्रोसेस है, संसद की जो प्रोसीडिंग्स है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको मजबूत बनाया जाए और ये ज़रूरी भी है और ये समय की मांग भी है। तो इस तरह से हम इस आंसर को डील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैग के बारे में। आप कीवर्ड देख लो, पहला कीवर्ड है कैग, नियंत्रक मालिका परीक्षक। वो कह रहा है कि जो कैग की ड्यूटी है वो सिर्फ खर्च की वैधता ही सुनिश्चित नहीं करती, यानी एक्सपेंडिचर की जो प्रॉपर्टी है सिर्फ उसको इंश्योर करे, केवल इतना नहीं है, बल्कि उसका जस्टिफिकेशन भी बताना है कि वही क्यों खर्च किया। तो हमें यहाँ बताना है कैग के बारे में। तो वही हम 3 पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले भूमिका। अच्छा देखो यहाँ पर जो मेन बॉडी बनाएंगे इसमें 2 चीज़ें आप रखिए। आप कीवर्ड को देखो, पहला कीवर्ड है कैग और दूसरा कीवर्ड है खर्च की वैधता यानी प्रॉपर्टी, और फिर उसका औचित्य यानी उसका जस्टिफिकेशन। तो इन 3 डायमेंशन को मिलेंगे और लास्ट में हम निष्कर्ष करेंगे। तो आप ये बताओ, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड से बात शुरू करो कि आर्टिकल 148 में देश में फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कैग की ज़रूरत है और कैग आज भी डबल रोल में है, अपनी दोहरी जिम्मेदारी निभा रहा है। केंद्र सरकार की तो ये केवल ऑडिटिंग करता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। फिर मेन बॉडी में आप पहला पॉइंट ये बताइए कि भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि, इससे होने वाले जो खर्च है उसकी ऑडिटिंग यही करता है, आर्टिकल 266। फिर आप ये बताएंगे कि जितने भी वेलफेयर के काम होते हैं, जैसे मनरेगा है, तो जो इसकी सालाना रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट को यही देखता है। नेक्स्ट जीएसटी का रेगुलेशन भी, जीएसटी का कंट्रोल भी यही करता है। फिर आप ये बताइए कि जब देश में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला सामने आया, जो भी अनियमितताएं हुई या जो 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, वो कैग ही था जिसने इन घोटालों को उजागर किया, इसी ने हाईलाइट किया। नेक्स्ट ये बता सकते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति, ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और उसको एनालिसिस भी करती है उसका। तो ये पॉइंट हम बता देंगे कि हाँ ये इसका काम है। फिर हम ये बताएंगे कि जो खर्च है, ये खर्च का जस्टिफिकेशन कैसे करता है। देखो जैसे इंफ्रा का एक प्रोजेक्ट है देश में, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल, तो जितना भी DMRC की रिपोर्ट होगी इसको ऑनलाइन डालेगा। फिर जो स्टेट्स के अकाउंट्स हैं उसको कैसे मेंटेन करें, तो उसके बारे में ये आर्टिकल 150 के तहत राष्ट्रपति को एडवाइस करता है कि राज्य के अकाउंट किस तरह से मेंटेन होंगे।
नेक्स्ट देखो, जो जन कल्याण है, जो पीपल्स वेलफेयर है, ये उसको सिक्योर करता है। जैसे देखो, जब एयर इंडिया होती थी तो उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मिसमैनेजमेंट था, उसको इसी ने हाईलाइट किया था। इसके अलावा जो राजकोषीय घाटा है केंद्र सरकार का, उसको कैसे निपटा जाए, उसके बारे में जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये उनको भी इवेल्युएट करता है, उनको भी सुपरवाइज करता है। तो इस तरीके से ये औचित्य सिद्ध करता है। और लास्ट में आप दे दीजिए इसका निष्कर्ष, और ये बता दीजिए कि देखो, जो कैग है, इसका रोल सिर्फ कानूनी हैसियत नहीं रखता कि संविधान में लिख दिया, बल्कि इसका काम इससे भी बढ़कर है। और ये न केवल खर्च की वैधता सुनिश्चित करता है, उसका औचित्य भी सुनिश्चित करता है, बल्कि ये नैतिक रूप से भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसका एक मोरल डायमेंशन भी है। इसलिए इसकी आवश्यकता और इसकी भूमिका इस बात में है कि ये संसदीय पारदर्शिता सुनिश्चित इससे होती है और सरकार की जवाबदेही भी इससे सुनिश्चित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिसमें कहा जा रहा है कि लोकल लेवल पर अगर बेटर गवर्नेंस देनी है, लोकल बॉडीज़ मतलब हमारी पंचायतें, तो पहला कीवर्ड हो जाएगा कि इनकी भूमिका, इनका रोल। और फिर वो कह रहा है कि अगर इनको मिला दिया जाए आपस में तो इनके लाभ और नुकसान बताइए। तो इंट्रो में आप ये बताइए, है ना, इंट्रो बनाइए। इंट्रो के बाद आप ये बताइए कि अगर हम जो लोकल बॉडीज़ हैं इनकी थोड़ी इम्पोर्टेंस बता दीजिए, और फिर इनके मर्जर के, यानी अगर गांव की बॉडी और शहर की बॉडीज़ इनको मिला दे तो इसके लाभ और हानि बता दीजिए, और लास्ट में निष्कर्ष कर देंगे। इंट्रो में आप बताइए कि देखो 73वां और 74वां जो संशोधन भारत में 1992 लाया गया, इससे विकेंद्रीकृत शासन की रीढ़ भारत में बनी, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस आई और जड़ों तक लोकतंत्र को भारत में सींचा गया। ये हम इसमें बताएंगे। फिर इसकी मेन बॉडी में हम बताएंगे कि जो सुशासन है, जो गुड गवर्नेंस है, इसमें क्या रोल है लोकल बॉडीज़ का। देखो, जो गांव में चलने वाले डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, उससे पंचायतें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली उसमें डिसीजन मेकिंग करती हैं। दूसरा, इसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन है, और यानी वार्ड की कमेटीज़ में भी, शहरों में और ग्राम सभा में भी। और इससे जेंडर इक्वालिटी और जेंडर पार्टिसिपेशन है वो एंश्योर हुआ है, लैंगिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। फिर ये बताएंगे कि मनरेगा जो है उसमें जब सोशल ऑडिट लाया गया तो ये जवाबदेही आई है इससे, सोशल ऑडिट आने से। नेक्स्ट ये बताइए कि जो पंचायतें हैं यानी नगर पालिकाएँ हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है केरल। केरल में जो लोकल गवर्नेंस का डिपार्टमेंट है, स्थानीय विकेंद्रीकरण जो विभाग है, वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाता है, गांव में, कस्बों में ये चलाता है। तो इससे जो सर्विस डिलीवरी है उसका लोकलाइजेशन होता है, सेवा के वितरण का लोकलाइजेशन हुआ, स्थानीयकरण हुआ और सेवा बेहतर हुई है। तो स्थानीय निकायों की भूमिका के ये 3-4 पॉइंट बताएंगे बेटर गवर्नेंस लाने में। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, वो कह रहा है कि लोकल बॉडीज़ को अगर हम अर्बन बॉडीज़ में मर्ज कर दें तो इसके लाभ और हानि बताइए। तो लाभ तो आप देख लीजिए कि अगर मर्जर कर देंगे तो जो इंफ्रा है, अगर हम इंफ्रा के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो शहर और गांव दोनों के लिए एक सिंगल पॉलिसी बन सकेगी, यानी एकीकृत योजना निर्माण हो सकेगा। दूसरा, इससे जो प्रशासनिक लागत है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। फिर इससे ये भी होगा कि अगर दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो नीति का क्रियान्वयन यानी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इसमें सरलता आएगी, सुगमता आएगी। नेक्स्ट ये बताएंगे कि जो शहर और उसके आसपास का जो गांव का इलाका है, वहाँ पर जो एजुकेशन की सुविधाएं हैं, जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, उसको पैसा उपलब्ध कराना आसान रहेगा। नेक्स्ट ये बताइए कि जो रीजनल डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं, यानी क्षेत्र की जो विकास नीतियाँ अलग अलग, उसकी क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो सकता है। नुकसान में ये बता सकते हैं
कि देखो अगर शहर और गांव में विकास के काम एक साथ चलेंगे, एक जैसी नीति बनेगी, तो रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, असमान वितरण होगा। फिर सांस्कृतिक टकराव भी हो सकता है, प्रशासनिक टकराव भी हो सकता है, क्योंकि शहर और गांव के रहन सहन, सोचने का तरीका सब कुछ अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है। फिर ये बताएंगे क्योंकि शहर की जनसंख्या ज़्यादा है, गांव की कम है, तो इससे मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत रहेगी, जनसंख्या संबंधी चुनौतियाँ सामने आएंगी। और ऐसा भी पॉसिबल है कि गांव और खेती बाड़ी की जो चीज़ें हैं वो हाशिए पर चले जाए, वो मार्जिनलाइज्ड हो जाए, क्योंकि शहर की पॉलिसी को ऐसे में प्रायोरिटी पर रखा जा सकता है। तो ये हमने नुकसान और फ़ायदे बताए, और इसके बाद में दोस्तों हम कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ ठीक है कि जो गांव और शहर की जो लोकल बॉडीज़ हैं, अगर इनको मर्ज कर देंगे, जो गवर्नेंस है वो बेहतर हो जाएगी और एक जैसा डेवलपमेंट मिलेगा दोनों को। लेकिन इसके लिए हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो लोकल ज़रूरतें हैं, जो लोकल कल्चर है और जो संसाधन है, उनके बंटवारे से कोई समझौता ना हो। इन मुद्दे पर सावधानी से विचार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये हमने इस क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें बता रहा है कि राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, राइट टू डिग्निटी के अंदर आता है, और ये बताता है कि जो एक गर्भस्थ शिशु है ना, उसके पैटर्निटी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें कीवर्ड देख लो, पहला कीवर्ड तो हो गया राइट टू प्राइवेसी, दूसरा मेन कीवर्ड हो जाएगा आर्टिकल 21, और तीसरा कीवर्ड हो जाएगा जो पैटर्निटी है उसको सिद्ध करने का जो ये डीएनए एग्जामिनेशन वाला जो कानून आया था। तो इसमें पहली डायमेंशन इंट्रो, दूसरा आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करेंगे, तीसरा जो पितरत है, जो पैटर्निटी है, इसको प्रूव करने के लिए जो डीएनए संबंधी लॉ है वो, और लास्ट में निष्कर्ष। तो इंट्रो में आप ये बताओ, देखो आप ये जानते हो कि 2017 का जजमेंट है पुट्टुस्वामी केस। तो पुट्टुस्वामी केस से ही राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। ये हमारा इंट्रो हो जाएगा। इसके बाद हम इस अगले डायमेंशन पर आएंगे। आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू प्राइवेसी है उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला पॉइंट आप इसमें ये बताएंगे कि संविधान में ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, और इसमें बहुत सारी प्राइवेसी या जो प्राइवेसी के एस्पेक्ट हैं, जो निजता के पहलू हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। जैसे अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करना का अधिकार भी इसी में है, या इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये कुछ अधिकार हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत का जो विधि आयोग है उसने भी इसको मेंशन किया है। नेक्स्ट इसी में हम ये बताएंगे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये वर्तमान जो ये एरिया चल रहा है, तो इसमें प्राइवेसी की जो व्याख्या है इसको देखना बड़ा जटिल हो गया है। फिर हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल सोशल वैल्यू है, एक बुनियादी सामाजिक वैल्यू है, बुनियादी सामाजिक मूल्य है निजता, और ये बहुत सारे सब्जेक्ट पर लॉ बनाने पर इम्पैक्ट डालता है। जैसे लोकतंत्र में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर इसका असर होता है, और जो व्यक्ति का किसी की जो व्यक्ति की पर्सनल लाइफ है उसको बेहतर बनाने से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह के लॉ को ये इम्पैक्ट करता है। फिर अगली डायमेंशन पैटर्निटी को प्रूव करने के लिए जो डीएनए संबंधित लॉ है उसमें आप ये लिखना कि इंडिया में पैटर्निटी को प्रूव करने में जो डीएनए टेस्टिंग है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू हो सकती है, जैसे कि जो भारतीय साक्ष्य कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 इसी से संबंधित है, और जो डीएनए टेक्नोलॉजी एक्ट है भारत का ये उससे अपनी डायरेक्शन लेता है। इसमें ये भी बताएंगे कि जो जुडिशरी है, जो न्यायालय है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, उसमें अक्सर जुडिशरी ने कई सारे मामलों में डीएनए टेस्ट का सहारा लिया है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि इस बंदे का पिता कौन है।
तो एक केस का इसमें हवाला दे सकते हैं, दीप नविता रॉय वर्सेस रोनो-ब्रोटो केस। इसमें बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के जन्म संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जानने का जो अधिकार है उसको आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ माना। फिर ये भी बताएंगे कि जो पैटर्निटी का जो डिसीजन है वो बच्चे के वेलफेयर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर ये पता लग जाए कि इसका पिता कौन है तो फिर ये तय होगा कि उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, फिर पिता की संपत्ति में यानी विरासत में उसका क्या अधिकार होगा, ये सारे मुद्दे इसमें शामिल हैं। तो जुडिशरी जो है वो इसको बहुत पवित्र मानती है, बहुत पायटी देती है इस चीज़ को, और ये बड़ा सेंसिटिव और संवेदनशील मामला है। यानी कस्टडी का, उसकी विरासत का और उसकी सोशल डिग्निटी का, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। और फिर आप ये बताइए कि भारत में जो पैटर्निटी टेस्ट है ये एक बहुत ज़्यादा कल्चरल रूप से सेंसिटिव मैटर है, यानी इसके सामाजिक परिणाम भी है। और जो पारिवारिक मूल्य है भारत में, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो सोशल वैल्यूज़ को बहुत गहरे से प्रभावित भी करते हैं। और आखिर में निष्कर्ष में हम ये लिख देंगे कि जो आर्टिकल 21 है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन द्वारा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन बींग्स के डिग्निटी की एक बुनियाद माना है इसको अपने जजमेंट्स में। और फिलहाल ये जो पैटर्निटी को सिद्ध करने का जो अधिकार है उसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स उसके रैमिफिकेशंस, उसके जटिल मुद्दे, जटिल डायमेंशन सामने आ रहे हैं, और सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसको बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की सरकार को इस संबंध में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम दोस्तों इसका इंट्रो, इसका कंक्लूजन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में हाल ही में क्या चेंज किए हैं, और जो फेडरलिज्म है यानी संघवाद है इसको मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या उपाय हैं। देखो, इस क्वेश्चन के 3 आप कीवर्ड ले लीजिए। पहला पार्ट तो हो जाएगा, पहली जो कीवर्ड हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंधों में हाल ही में क्या बदलाव हुए, पहला कीवर्ड ये हो जाएगा। दूसरा, फेडरलिज्म को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो उपाय हैं उनको सुझाना है, एक कीवर्ड ये हो जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रो बनाएंगे, इंट्रो के बाद दूसरा पार्ट बनाएंगे केंद्र राज्य संबंधों में हाल ही में जो चेंज आए हैं, हाल के परिवर्तन। चौथा बताएंगे कि क्या उपाय किए गए इनको मजबूत बनाने के लिए। तो इंट्रो में आप ये बताइए कि भारत में जो केंद्र राज्य संबंध हैं ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का आधार है, और ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद भी है, और ये बहुत सारे जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन से चलता है, और ये संवैधानिक प्रावधानों से भी चलता है, यानी ये संविधान से भी चलता है संघवाद, और ये न्यायपालिका के डिफरेंट व्याख्याओं से भी चलता है। फिर अगले डायमेंशन है कि केंद्र राज्य संबंधों में हाल ही में जो चेंज किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखो, आप सबसे पहले तो इसमें ये बता सकते हो कि 122वां संविधान संशोधन आया था, संविधान संशोधन विधेयक, ये आया था जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और फिर जीएसटी काउंसिल आई, और इस जीएसटी काउंसिल से फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूती मिली है। या फिर आप ये बताइए कि जो फाइनेंस कमीशन है उसने 42% से घटाकर राज्यों का शेयर 41% किया। फिर कोविड महामारी के बाद स्टेट्स को अपनी जो डिज़ास्टर्स हैं स्थानीय स्तर पर, जो भी राज्यों में डिज़ास्टर्स आते हैं, उसके लिए जो स्टेट डिज़ास्टर का जो फंड है उसका इस्तेमाल करने के लिए उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, ज़्यादा आज़ादी दी गई है। फिर इसके अलावा पानी को लेकर जो झगड़े हैं, जो वाटर डिस्प्यूट हैं, और आंतरिक सुरक्षा जैसी, या जो आंतरिक सुरक्षा के आजकल के मॉडर्न जो फेडरल चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद को दोबारा नए तरीके से खड़ा किया जाए, आर्टिकल 263 के तहत ये ज़रूरत महसूस की गई है। फिर ये बताएंगे कि देश में शुरुआत हुई है
एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, आप ये वर्ड ज़रूर लिखना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी जो प्रतियोगी संघवाद है, ताकि देश के राज्यों के बीच में कंपटीशन के लिए होड़ हो, यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया जाए देश में, इसकी भी शुरुआत हुई है। तो देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कंपैरेटिव फेडरलिज्म, ये टर्म आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी है और दोस्तों इनको अंडरलाइन भी करना है ताकि देश के संघवाद को मजबूती दी जा सके। नेक्स्ट इसमें ये भी बताइए कि 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और जिसके लिए देखो वैसे तो एजुकेशन समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, इसलिए देश में जितने भी एजुकेशन का सिस्टम है उसमें बहुत बड़े सुधारों की रिकमेंडेशंस आई हैं, सिफारिशें आई हैं। स्टेट्स के अपने एजुकेशन के बोर्ड हैं। इसके बाद भी इस पॉलिसी ने स्टेट और सेंटर के बीच का जो एजुकेशन के जो रिलेशन है उनको नई तरीके से डिफाइन किया है। नेक्स्ट ये बताएंगे कि जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसकी पहल की गई है, तो ई नैम की पहल की गई है ताकि राज्य सरकारें किसानों को एक इंटीग्रेटेड मार्केट तक उनको पहुंच दे सकें। तो ये हम इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन आप देख लो, वो कह रहा है कि संघवाद को यानी फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए क्या आप सिफारिशें दे सकते हो, क्या सुझाव दे सकते हो। देखो पहले तो यही बताएंगे कि जीएसटी काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल इनको मजबूत बनाया जाए। फिर बताएंगे जो एसआर बोम्मई केस था, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देखो इस केस में फेडरलिज्म की बात की गई थी, तो जो जजमेंट इसमें आया था उसको बरकरार रखते हुए राज्यों की जो आज़ादियां हैं, जो ऑटोनॉमी है उसको बरकरार रखा जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक तरफा अपना डोमिनेशन बनाने का जो एटीट्यूड है उसके खिलाफ राज्यों को एक सेफ्टी का नेट, एक सुरक्षा चक्र उसको प्रदान किया जाए राज्यों को। नेक्स्ट ये बता सकते हैं जो फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें आती हैं उनको सही तरीके से लागू किया जाए और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके तहत जो एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे हैं कल्चरल और एजुकेशनल, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छे काम हुए हैं, गवर्नेंस के लिए कई सारे काम हुए हैं, तो उस तरह के लोकल गवर्नमेंट के जो वहाँ के मॉडल हैं उसको पूरे देश में एमुलेट किया जाए, कॉपी किया जाए। और आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 के बीच में जो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर जो ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, उनको बेटर ट्रीट किया जाए ताकि कोऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। ये बताने के बाद आप कंक्लूड कर दो, आप ये बता दो कि अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है सेंटर और स्टेट्स के बीच में और फेडरलिज्म को मजबूत करना है, संघवाद को मजबूत बनाना है, तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है ताकि भारत अपनी सामाजिक प्रगति में, आर्थिक प्रगति में, प्रशासनिक प्रगति में पीछे न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। वो भारत में PIL के बारे में पूछ रहा है, जनहित याचिकाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, और फिर ये पूछ रहा है कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट के रूप में उभरा है। तो दो कीवर्ड हैं, पहला जनहित याचिका और दूसरा भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली बना कि नहीं बना। तो पहला इंट्रो बना लीजिए, फिर हम ये बताएंगे कि इंडिया में PIL इतनी दाखिल क्यों हो रही हैं, क्यों वृद्धि हो रही है। फिर ये बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट भारत का शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट के रूप में उभरा है। फिर ये बताएंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं PIL के सामने, और लास्ट में निष्कर्ष कर देंगे। तो आप बताइए कि जो PIL है भारत में जनहित याचिकाएं, इसकी जड़ें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में हैं, और ये पावर देता है भारत के नागरिकों को और भारत के सिविल राइट्स ग्रुप को कि वो भारत के हाई कोर्ट में या भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाएं दायर कर सकते हैं। फिर हम ये बताएंगे कि भारत में जनहित याचिकाएं क्यों बढ़ रही है। देखो भारत के भूतपूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं PN भगवती साहब,
उनकी लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस की शुरुआत की थी ताकि भारत के जो दबे कुचले वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा किया जा सके, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट PIL जैसे जनहित याचिका जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर आया। भारत में देखो जुडिशरी कई बार सक्रिय होकर काम करती है, और ये किसी बात से छिपी नहीं है न्यायपालिका की सक्रियता, और कई बार न्यायपालिका स्वतः संज्ञान भी ले लेती है, सियो मोटो कॉग्निसेंस भी लेती है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। जैसे एक केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1984 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रोल था वो मजदूरों के सुधार के लिए सामने आया था। इसी तरह इसमें आप ये भी बताओ कि जो जुडिशल एक्टिविज़म है, जो न्यायिक सक्रियता है, इस कॉन्सेप्ट में नागरिकों तक न्याय की पहुंच आसान बनाई है। इसी प्रकार ये भी बताइए कि मीडिया का बड़ा रोल रहा है अवेयरनेस को स्प्रेड करने में, जागरूकता को फैलाने में, और ये भी बताएंगे कि जो फ्री लीगल एड जैसे कॉन्सेप्ट है, निःशुल्क विधिक सहायता जैसे कॉन्सेप्ट है, इन्होंने भी जनहित याचिका को मजबूत बनाया है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट ये बताइए कि जब से देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं तो जितने भी जुडिशल इंस्टीट्यूशन है यानी जुडिशरी तक लोगों की पहुँच आसान हो पाई है। अगला डायमेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या दुनिया के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट के रूप में उभरा है, तो हम ये बताएंगे कि हाँ जी, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों को बहुत ज़्यादा विस्तार दिया है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाया है। फॉर एग्जांपल 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आई थी। नेक्स्ट ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल एक्टिविज़म जैसे मुद्दे हैं, जो न्यायिक सक्रियता जैसे मुद्दे हैं, इन मामलों में सरकार के कामों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर निकला और राइट टू शेल्टर जैसी चीज़ें सामने आई, आश्रय का अधिकार जैसी चीज़ें सामने आई। इसी प्रकार जो संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, उसको बरकरार रखने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान का मौलिक ढांचे में क्या क्या शामिल है। नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि इसके सामने चुनौतियां और चिंताएं क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं। तो पहले तो आप ये बताओ कि देखो देश में 2G स्पेक्ट्रम जैसे मामला आया और कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, इसके लाइसेंस को, तो तभी सुप्रीम कोर्ट पर यह आरोप लगा कि सुप्रीम कोर्ट तो एग्जीक्यूटिव के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसी तरह एक केस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो ये गैस लीक से संबंधित एक केस था जिसमें कोर्ट एक ऐसे एरिया में, एक टेक्निकल एरेना में कोर्ट ने जाकर जजमेंट दिया, जबकि आप ये बताओ कि जो जटिल मुद्दे हैं, टेक्निकल जो मुद्दे हैं, जुडिशरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं रखती। उसके लिए तो जनरली एक स्पेशल एनालिसिस की, एक डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, और उसे टेक्नोक्रेट्स ही कर सकते हैं। और तीसरे कंसर्न आप ये भी बताओ कि देश के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको कमज़ोर भी कई बार करने की कोशिश की गई है। जैसे मनमोहन सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम से एक संविधान में संशोधन लेकर आई थी ताकि देश में जजों की नियुक्ति को रेगुलेट किया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सियो मोटो लेकर इसको रद्द कर दिया। और कुछ और भी हम बता सकते हैं, जुडिशल एक्टिविज़म के कई सारे केसेस हैं। जैसे कोलकाता हाई कोर्ट ने एनवायरमेंटल मामलों के लिए ग्रीन बेंच बनाने का एक ऑर्डर दिया था। और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए और ये बता दीजिए कि PIL ने भारत के सुप्रीम कोर्ट को एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाया, एक शक्तिशाली संस्था बनाई है, और जिसका इम्पैक्ट देश के लीगल रिफॉर्म्स पर दिखता है। और जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो कार्यपालिका है, वो जिन मुद्दों को नज़रअंदाज कर देती है, उनको इफ़ेक्टिव रूप से हर बंदे के लिए उन मुद्दों को और उन अधिकारों को इंश्योर करने की कोशिश कोर्ट ने कोशिश की है। तो इस तरह से हम इसका आंसर दोस्तों हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में इसकी विवेचना करनी है। फिर पूछ रहा है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसकी तुलना। तो एक हमारा कीवर्ड हो गया भारत की यानी सेक्युलर स्टेट इंडिया, दूसरा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तुलना। तो पहला हो गया भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। और फिर देखो, जब अमेरिकन संविधान के साथ हम इसकी तुलना करेंगे तो हम इसकी दो डायमेंशन बनाएंगे। एक तो इसकी सिमिलैरिटीज़ यानी सेम क्या है दोनों के बीच में, और
और दूसरा हम ये बताएंगे कि दोनों के बीच में असमानताएं क्या है, डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, और लास्ट में निष्कर्ष कर देंगे। देखो इंट्रो में ये बताओ कि जो आजकल जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। और इसका मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, स्टेट बिल्कुल सेपरेट रहेगा और सभी धर्मों के साथ रेस्पेक्टफुल बिहेव करेगा, सम्मानजनक व्यवहार करेगा। फिर नेक्स्ट डायमेंशन में ये बताइए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बना। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। और इसके अलावा भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक देश के नागरिकों के लिए धार्मिक आज़ादियाँ दी गई हैं। अगला पॉइंट ये बताइए कि देखिए भारत का जो समाज है ये एक प्लुरलिस्टिक समाज है, एक बहुलतावादी समाज है, जहाँ पर एक विविधतापूर्ण समाज है भारत, जहाँ पर चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, ये सब मनाए जाते हैं। फिर ये बताएंगे कि इसके बावजूद भी भारत में धर्म पर आधारित कानून अभी तक चल रहे हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अभी भी चल रहा है और शरीयत एक्ट 1937 भी चल रहा है। फिर ये बताएं कि 2018 में जो सबरीमाला केस आया था उसमें सेक्युलरिज्म के लिए भारत की जो अप्रोच है, भारत का जो दृष्टिकोण है वो इंश्योर किया कोर्ट ने। फिर अगली डायमेंशन आप देखो, उसने कहा कि अमेरिका के संविधान के साथ तुलना। तो अमेरिका सबसे पहले सिमिलरिटीज़ देख लेंगे, समानता देख लेंगे। देखो समानता तो ये है कि इंडिया और यूएसए दोनों अपने अपने संविधानों में धर्म और राज्य दोनों को अलग अलग रखने पर बल देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी मतलब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। दूसरी सिमिलरिटी ये बताइए कि अमेरिका में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो भी धार्मिक आज़ादी से संबंधित ही था और भारत में आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक आज़ादियाँ दी गई हैं। तीसरा आप ये बताइए कि अमेरिका में एक जजमेंट आया था एंजल वर्सेस विटाले। तो एंजल वर्सेस विटाले 1962 का केस है। इसमें अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे भारत में 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती जजमेंट था। इन दोनों देशों में सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम है और धर्म बिल्कुल पॉलिटिकल यानी धर्म का पॉलिटिक्स में कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये कुछ सिद्धांत दोनों देशों ने अपना रखे हैं। डिसिमिलरिटी की अगर बात करें तो देखो भारत के संविधान में तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से साफ तौर पर लिख दिया गया, जबकि अमेरिका के संविधान में हमने पढ़ा कि वहाँ तो पहले अमेंडमेंट से ही धर्मनिरपेक्षता को, सेकुलरिज्म को मेंशन कर दिया गया था। दूसरा देखो, जिस तरह भारत में हिंदू मैरिज एक्ट है या शरीयत एक्ट है, अमेरिका में इस तरह से धर्म पर आधारित कोई पर्सनल लॉ नहीं है। तीसरी डिसिमिलरिटी देखो, भारत की तुलना में अमेरिका जो है वो ज़्यादा सख्त सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, यानी स्ट्रिक्ट मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है अमेरिका में। फिर ये बताएंगे कि भारत में तो देखो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो नहीं है, लेकिन अमेरिका में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन किया जा रहा है। और लास्ट में हम ये कंक्लूड कर देंगे कि भारत और अमेरिका दोनों का मॉडल सेकुलर है, लेकिन भारत का जो मॉडल है ये सभी रिलीजन को सम्मान की निगाह से देखा जाए, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा पर आधारित है। जबकि अमेरिका में देखो वहाँ पर जो सेपरेशन है वो चर्च और स्टेट का है। तो इस तरह से हम इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस हम बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे थे, 10वां क्वेश्चन मैंने डील नहीं किया, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और इसमें 4 क्वेश्चन दोस्तों आए हैं IR के और बाकी के 6 क्वेश्चन आए हैं इंडियन गवर्नेंस से। तो हम बाकी IR के क्वेश्चन को किसी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, आप धीरे धीरे इसको हॉल्ट करके देखिए और इसके हो सकता है नोट्स बनाइए, क्योंकि एक परंपरा है कि जो UPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका रिपीटिशन UP PCS में हो जाता है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।